अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक विकेंद्रीकरण। दरअसल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत इसका एक सर्वप्रमुख उद्देश्य रहा कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण करना भी रहा और इसके माध्यम से लोगों को सशक्त करना रहा और इस मामले में सशक्त करना रहा कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लोग भागीदार हो सके, उसमें सम्मिलित हो सके और जिस तरह की केंद्रीय सरकार से स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कल्पना की गई व्यवहार में या अमल में आवे। स्थानीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक तरीके से ही निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो, सीमांकन हो और फिर लोग निर्वाचित होकर के आवे वहां पर और वे अपने अधिकार को समझें, वे अपने दायित्व को समझें और वे अपने इन अधिकार अपने दायित्व के सहारे अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने लोगों का विकास करे, लोकतंत्र को व्यवहार में लावे। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। स्थानीय संस्थाओं की राजनीतिक स्थिति, स्वायत्तता, लोगों की भागीदारी, जवाबदेही कैसे बढ़ेगा, इस संदर्भ में राजनीतिक विकेंद्रीकरण मंथन करता है, इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही कि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव हो, लेकिन हम देखते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव कराने की भी जिम्मेवारी राज्य सरकार की रही, लेकिन सबों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। राज्य सरकार क्यों दिलचस्पी दिखाई? उसे तो लग रहा था कि उसके अधिकार में कटौती कर दी जाएगी। और हम यह देखते हैं कि नया अधिनियम बन जाने के बाद जैसा कि अनिवार्य था कि 5 साल के अंतर्गत चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया और स्थानीय संस्थाओं के गठन के लिए चुनाव कराए भी जाते हैं। लेकिन यह देखा गया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब ने समय पर चुनाव नहीं कराया, 5 वर्ष में चुनाव नहीं कराया अंदर। और बिहार के मामले में तो हद हो गया, यहाँ चुनाव कराया ही नहीं जाने लगा। तो अंत में चुनाव न कराने पर केंद्र सरकार ने जो ग्रामीण विकास के लिए राशि देती थी राज्य सरकार को, जो कि पंचायती राज के माध्यम से खर्चा करना था, वो राज्य सरकार को देती थी, उसे विकास राशि को रोक देने की धमकी दिया। उसका भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हालांकि अंत में थक हार कर राज्य सरकार ने फिर चुनाव कराया और देखते हैं कि 23 वर्ष के बाद अप्रैल 2001 में बिहार में पंचायत स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव हुए। और उसी प्रकार असम में भी देखते हैं कि 9 वर्ष के बाद चुनाव हुए, जनवरी 2002 में चुनाव हुए थे। और यह देखा जाता है और हम ये देखते हैं कि बिहार में 2001 में चुनाव की शुरुआत कर दी गई। वहीं बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 में बनाई गई, जहां की व्यापक तौर पर सभी बातें दी गई चुनाव और किस तरह पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था हो, लोगों की सहभागिता बढ़े, महिलाओं को आरक्षण मिले, जो निचले तबके के वर्ग हैं, जो विपन्न रह गए हैं, उनकी भागीदारी किस तरह हो, दलित तबके की भागीदारी किस तरह हो। इस तरह व्यापक तौर पर अधिनियम में इसे सारी बातों को स्थान दिया गया बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के माध्यम से। वहीं हम इसके साथ साथ यह भी देखते हैं कई एक मामलों में कि तीनों स्तर के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सके। जैसे कि महाराष्ट्र में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव मार्च 1997 में आयोजित तो किए गए, लेकिन पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव अक्टूबर 1997 में अर्थात 6 माह के बाद हुआ। उसी तरह पंजाब में ग्राम पंचायत के चुनाव जनवरी 1998 में हो गए, लेकिन जिला परिषद एवं पंचायत समिति का चुनाव जून 2002 में हुआ। गुजरात में भी यही स्थिति देखी गई। और इस तरह हम देखते हैं कि तीनों स्तर के चुनाव एक साथ कई जगह कई राज्यों में नहीं हुए। और जहाँ तक हम शहरी स्थानीय संस्थाओं के संदर्भ में देखते हैं तो झारखंड, उत्तराखंड, पांडिचेरी को यदि छोड़ दें तो नगर पालिका संस्थाएं स्थापित तो की गई है, परंतु प्रत्येक जगह पहले चुनाव होने के बाद शेष चुनाव में विलंब देखा गया। यह समझा जा सकता है कि राज्य चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जताया, विश्वसनीयता प्रदर्शित हो, इसके लिए नगर पालिका चुनावों को भी यहाँ पर काफ़ी गंभीरता से लिया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जगह राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव के पूर्व जो प्रत्याशी होते थे उनके संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार दिया गया। सूचना के अधिकार से इन्हें भी जोड़ कर देखा गया। सर्वोच्च न्यायालय के 3 मई 2002 के आदेश, जहाँ की सूचना के अधिकार तमाम प्रतिनिधि पर लागू होते थे, उसी के अनुरूप राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप आदेश जारी किया और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी मतदाता को प्रत्याशियों के बारे में किसी भी तरह की सूचना जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं उसे जानने का अधिकार प्रदान किया गया। निष्क्रिय ग्राम सभा के लिए माध्यम से जो पारदर्शिता, जो दायित्व सुनिश्चित करने की बात की गई, जो राजनीतिक मंच ग्राम सभा को प्रदान किया गया। दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि राज्य पंचायत अधिनियम में उनके लिए ग्राम सभा गठित करने का और कम से कम 6 मास में एक बार बैठक करने का प्रावधान तो किया गया, लेकिन अब तक के परिणाम हर जगह
सफलतापूर्वक नहीं है। ग्राम सभा की बैठक कागजी कार्रवाई का शिकार होकर रह जाती है। नई पंचायती राज व्यवस्था की कार्यशैली दर्शाती है कि हम कह सकते हैं कि वांछित परिणाम तक सक्रियशील नहीं रह पाई है। और यह भी देखने की बात होती है, हालांकि कुछ जगह कार्य अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि आम जनता में अभी भी असंतोष है, आक्रोश है, और कहीं न कहीं उन्हें सहभागिता के साथ लेकर नहीं चला जा रहा है। और अधिनियम में ग्राम सभा के कार्यों को जितना वर्णन किया गया है, उसके अनुरूप कार्य आम लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है। और यह कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण के नियामकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ग्राम सभा को जिस सतर्कता से, जिस स्वायत्तता के संदर्भ में इसकी कल्पना को साकार किया गया, वही अगर अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, अनेकों समस्याएं वहाँ भी मुँह फाड़े खड़ी हुई है और ग्राम सभा में नहीं उसका समाधान होता है, वो आता ही नहीं है, बैठक ही नहीं होता है, तो ऐसे में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहीं न कहीं हमारे यहाँ विफल ही कही जा सकती है। इसे अभी मीलों सफ़र दूर करना अभी बाकी है, हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो कह सकते हैं कि ग्राम सभा अभी भी निष्क्रिय अवस्था में। राज्यों ने ग्राम सभाओं की स्थापना तो कर दी है, लेकिन उनके अधिकार अभी भी पूर्णतः अमल में नहीं आ रहे हैं, मूर्त रूप नहीं लिए जा पा रहे हैं। और अधिकतर कानूनों में ग्राम सभा के निर्णय मानना ग्राम पंचायतों के लिए अनिवार्य नहीं हो पा रहा है। यद्यपि ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य जैसे स्वयंसेवी श्रमिकों और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए वस्तु तथा नकद राशि के योगदान को प्रेरित करना, प्रशासन को रिपोर्ट बनाना, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट बनाना, विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके द्वारा ये कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सभी तरह की लेखा परीक्षण की भी व्यवस्था है, लेकिन अमल में नहीं आए जा रहे हैं। और ग्रामीण विकास और की जो कल्पना की थी, जो निर्धन हैं उनके निवारण के लिए जो कार्यक्रम बनाना था, उनकी पहचान तो की जा रही है, लेकिन सभी लोगों को यह नहीं लग पा रहा है कि हमारे लिए यह एक लाभ का एक सोपान है। साथ ही साथ एक बात और देखी जाती है कि पंचायत के पदाधिकारी जो होते हैं, वे ग्राम सभा की संस्थाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और इसके साथ साथ ग्रामीण समुदायों की भी इसमें विशेष रुचि नहीं होती है। व्यवस्थाएं इस तरह की बना दी जाती है, और उसका कारण है कि ग्राम सभा की अधिकांश सिफारिश करने वाली जो सलाहकार और सुझाव देने वाली संस्था के रूप में ही इसे स्वीकारा जाता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ आम व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं होते, तो वे इन औपचारिक संस्थाओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि सीधा लाभ मुझे तक नहीं पहुंच रहा है। और हम देखते हैं कि जब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभों के बंटवारे में स्थानीय समुदाय को यह एहसास नहीं होगा कि हमारी भी लाभ है, हमारी इसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी ग्राम सभा की प्रभावशीलता पर भी अंकुश लगेगा और ग्राम सभा सक्रिय होकर अपने हित में, अपने क्षेत्र के हित में कानून बना सकती है। ग्राम सभा को केंद्र सरकार ने कितना अधिक महत्व दिया है, इसका अंदाजा इस रूप से भी लगाया जा सकता है कि 1999-2000 के वर्ष को ग्राम सभा के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह भी कहा है कि ग्राम सभा का बैठक करना सुनिश्चित करवाया जाए। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक तिमाही में होनी चाहिए, और यदि ग्राम सभा की बैठक 26 जनवरी को या 1 मई को या 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को होती है तो यह और भी अच्छा होगा। समाज में कमजोर वर्गों की भागीदारी के संदर्भ में हम देखते हैं कि जिन्हें विपन्न माना जाता था, जिन्हें कम आंककर हमारे समाज में देखा जाता है, उनकी भी भागीदारी हो। संवैधानिक स्थिति प्राप्त होने के बाद यह महसूस किया गया और उसको स्थान दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका संस्थाओं की तरह ग्राम सभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए भी सीट आरक्षित किया गया। उनका आरक्षण उनका जो दिया गया वो आबादी के अनुपात में उनके लिए स्थान दिया गया। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी कुछ प्रतिशत आरक्षित रखा गया, और यह पूरा संवैधानिक गारंटी के साथ दिया गया। हालांकि यह अलग बात है कि बहुमत का प्रतिनिधित्व और प्रभावशाली भागीदारी है, लेकिन ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी सुनिश्चित किया गया है। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। ग्रामीण और शहरी अधिकार संरचना में कमजोर वर्गों की पहुंच को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि जो कमजोर वर्ग है वहां तक यह कानून पहुंचे, उनको लगे कि मुझे भी अधिकार है। और इस प्रकार व्यवस्था का सामाजिक आधार हम देखते हैं कि इससे काफ़ी व्यापक हो जाता है। उन्हें अपनी समस्या रखने का अवसर मिलता है, उन्हें समस्या समाधान में भागीदारी करने का अवसर मिलता है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी लेने का अवसर प्राप्त होता है।
और हम देखते हैं कि आरक्षण के माध्यम से पंचायत और नगरपालिका में ग्रामीण और शहरी समुदाय दोनों जगह प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। कमजोर वर्गों की, और चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की बात हो या महिलाओं की ही बात करें, सबों को आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हम यह भी देखते हैं कि हालांकि कि जहाँ कई पंचायती राज के चुनाव हुए, वहाँ आरक्षण नियम के कारण समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें पंचायती राज और नगरपालिका व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया गया है, वे उस स्थान पर जीत कर आ भी रहे हैं। हालांकि यह भी देखते हैं कि बहुत इसमें सकारात्मक बात भी हुई है, हालांकि कुछ नकारात्मक पहलू अभी तक दूर नहीं किया सके। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1/3 से आप काफ़ी अधिक हो गया। वहीं बिहार में देखते हैं कि 50% तक स्थान आरक्षित कर दिया गया। आज प्रत्येक 5 वर्ष पर 10 लाख से अधिक महिलाएं इन संस्थाओं में निर्वाचित हो रही है और चुनाव में खड़ी हो रही है, चुनाव जीत भी रही है। और जिस तरह की हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज जैसी व्यवस्था थी, पितृ प्रधान सामाजिक व्यवस्था थी, ऐसे में महिलाओं का निर्वाचित होना, महिलाओं का बाहर आना, यह एक सक्रिय एक सकारात्मक उपलब्धि रही। उनकी सहभागिता कानून निर्माण तक में हो रही है। यह एक भारत के संदर्भ में, स्थानीय विकेंद्रीकरण के संदर्भ में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में एक सकारात्मक उपलब्धि के स्वरूप है। शहरी स्थानीय संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि जो नए वर्ग हैं, नई पीढ़ी इसमें आ रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं और कहीं शहरीकरण की संस्थाओं में, शहरी स्थानीय संस्थाओं में चुनाव दलीय आधार पर भी लड़े जाते हैं और कई प्रत्याशी नगरपालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों का सहारा लेते हैं। और ऐसा होता है कि यहाँ पर दिक्कत यह होती है, सत्ता में आने के बाद उन्हें उन्हीं दल की नीतियों का पालन करना पड़ता है और राजनीतिक दल की मध्यस्थता जब हो जाती है तो निगम की कार्यप्रणाली का भी राजनीतिकरण हो जाता है। और हम देखते हैं कि निगम के दैनिक कार्यों में पार्षदों की भूमिका जो फिर नगण्य होने लगती है। हालांकि महिलाओं को स्थान तो दे दिया गया, कमजोर वर्गों को स्थान तो दे दिया गया है, लेकिन ऐसे भी मामले दिखते हैं कि महिलाओं की भूमिका मूक और बधिर जैसी रही है। ऐसा लगता है मानो वे न तो दिखता है, न तो उन्हें सुनाई पड़ता है। कुछ जगह ही अफवाद में है कि वो सक्रिय रूप से सहभागिता निभा रही है और ऐसा लगता है कि मानो औपचारिक पंचायती राज संस्थाओं, नगरपालिका संस्थाओं में वे नहीं बल्कि उनके पति ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनके पुत्र ही सक्रिय रहते हैं, उनके पति ही सक्रिय रहते हैं, उनके आदमी, उनके परिवार के अन्य सदस्य ही मानव प्रतिनिधित्व हासिल कर लिए होते हैं। ऐसी ही बात होती है, वे आज भी कई बार तो अपने क्षेत्र की जनता उन्हें निर्वाचित अवश्य कर देती है, लेकिन उनका चेहरा तक नहीं देख पाते हैं, उसे पहचान तक नहीं पाते हैं और उन तक तो ऐसे में जाहिर है कि अभी भी राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दायरा सैद्धांतिक आवरण के बाहर आने की बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। महिलाओं की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी भागीदारी, तो वे भी प्रभावशाली भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। कमोबेश आरक्षित तो उन्हें कर दिया जाता है, कई बार इस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को निर्वाचित तो वे हो जाते हैं, लेकिन समाज के प्रभावशाली वर्गों के संरक्षण में कहीं न कहीं वे रह जाते हैं। और पंचायती राज संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय संस्थाओं की बात करें तो वे औपचारिक बैठकों में सिर्फ शामिल मात्र होते हैं, एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। और यह हालांकि चिंता की बात है, क्योंकि जिस उद्देश्य से राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया, ये राजनीतिक सहभागिता नहीं हो पा रही है। और महिलाओं की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो वे अपनी भूमिका में प्रभावशाली यदि नहीं आ पाते हैं तो प्रश्न तो उठता ही है। हालांकि यह कहा जाता है कि इनके कई एक कारण है, जैसे कि वो शिक्षा है, शिक्षा रहने के बाद स्थिति कुछ बदलती है, वहीं प्रशिक्षण का अभाव भी हम मान सकते हैं, उन्हें अपना अधिकार दायित्व बोध का नहीं रह पाता है। और एक से जो हमारी लगता है कि रची बची मानसिकता सी अति प्राचीन पारंपरिक अधिपत्य व्यवस्था वाली व्यवस्था, जो कि इस तरह रच बस गई कि लोग उसका विद्रोह नहीं कर पाते, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, उस मनोदशा से आज भी ग्रसित दिखते हैं। हालांकि बहुत कुछ मामला बदला है, तस्वीर बदली है, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी भी स्थिति देखती है कि वे
उच्च जाति के द्वारा पारंपरिक रूप से जो दबाए जाते रहे वैसे वो लगता है कि मानो वो बसीभूत से हो गए हैं। और का एक अध्ययन जेम्स मेनोर और रिचर्ड क्रूक ने कर्नाटक में समुद्र पार विकास प्रशासन के लिए किया। उसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण के बावजूद व्यवहारिक रूप से उच्च जाति के पुरुष ही चर्चाओं और निर्णय निर्माण पर आधिपत्य रखता है, और कई बार तो ऐसी बातें होती हैं कि उन्हें कार्यसूची तक भी नहीं बताई जाती है। तो इस तरह के मामले तो कहीं न कहीं चिंता उत्पन्न करते हैं, और उनके शिक्षा के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष करके उन्हें सक्रिय करके उनमें अधिकार, उनमें दायित्व बोध जगह के उन्हें आगे लाने की ज़रूरत है। तभी राजनीतिक विकेंद्रीकरण सही अर्थों में अमल में आ पाएगा। कई बार ऐसे मामले होते हैं कि पंचायती राज और नगर पालिका के प्रतिनिधि अपने अधिकार का जमकर दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि 2002 में एक समाचार चैनल में मध्य प्रदेश के एक घटना घटी। वहाँ एक महिला अध्यापक ने अपने सहकर्मी के साथ प्रेम संबंध का आरोप उस पर लगाया, और आरोप था, लोगों ने लगाया, ग्राम पंचायत में उस पर आरोप लगा कि महिला अध्यापिका का अपने सहकर्मी के साथ प्रेम है। और इस संदर्भ में वहाँ जो ग्राम पंचायत थी, उन्होंने अध्यापिका के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी व्यवस्था करने का दे दिया कि उन्हें यह दंड दिया जाता है कि उन्हें सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की स्वायत्त का जो है तानाशाहीपन कहीं न कहीं स्वायत्तता के नाम पर पंचायती राज और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि में जो दिखते हैं, ये जो अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, तो इन पर भी सख्ती से विराम लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि का अर्थ यह नहीं हो जाता है कि वो अपनी तानाशाही रवैया दिखावे, वो सामंतवादी व्यवस्था, वो गुलाम बना करके लोगों को रखे, उस मानसिकता में जिए। तो इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए। यह भी देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में विधायकों और संसद का प्रतिनिधि दिया गया है, उन्हें पदेन सदस्य के रूप में दे दिए जाने से उसका पंचायतों और नगर पालिकाओं पर प्रभुत्व स्वाभाविक तौर पर स्थापित हो जाता है, और यह विकेंद्रीकरण के मूल भावना के विपरीत कहीं न कहीं बात होती है। अधिकतर राज्यों में विधायक और संसद सदस्य मध्यवर्ती पंचायत और जिला परिषद के सदस्य हैं, और संबंधित पंचायत की बैठकों में उन्हें मताधिकार भी प्राप्त होता है, जबकि मध्य प्रदेश में उन्हें जिला परिषद में मताधिकार नहीं है, लेकिन वे दोनों स्तर में सदस्य हैं। केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य में विधायक और संसद सदस्यों की मध्यवर्ती और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करते, जबकि तमिलनाडु के जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। हम इस तरह कह सकते हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण का से तात्पर्य यहाँ पर जो है बहुत व्यापक है, और अधिकतर राज्यों ने जहाँ पंचायत नगर पालिका के चुनाव करा लिए हैं, समय पर हो ही गए हैं, और सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में 3 स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की राजनीतिक स्थिति की तस्वीर है। यहाँ इस तरह की बातें होती है, और हालांकि जहाँ तक हम सभी लोगों की भागीदारी के संदर्भ में कहें तो ऐसी बातें वहाँ पर जितनी की बातें सिद्धांत में कही गई है, उतना व्यवहार में अमल में नहीं आ पा रहा है। केरल में जैसे कि लोगों की योजना अभियान के अंतर्गत विशेष उपाय किए हैं, और वहाँ जागरूकता निर्माण गतिविधि जैसे सांस्कृतिक समारोह किए जाते हैं, ग्राम बैठक, द्वार से द्वार अभियान और दृश्य व मुद्रित जनसंचार माध्यम से सूचना प्रसार आदि की गतिविधियां आयोजित की जाती रही है। इसके माध्यम से लोगों की सहभागिता बढ़ी है। केरल जैसे शिक्षित राज्यों में कहीं न कहीं इसका लाभ पड़ा है, इसका सकारात्मक असर दिखता है।